गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक और क्रिक वाले के वीकली चर्चा के वीडियो पे। और मेरे साथ पुनीत जुड़ेंगे। तो आज हमारी निगाहें रहेंगी एशेस का हुआ पहला टेस्ट, इंडिया अफ्रीका का ऑनगोइंग सेकंड टेस्ट मैच, जिसकी कहानी काफ़ी हद तक लिख चुकी है, मगर फिर भी हम उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग की निगाहें रहेंगी कल अनाउंस होने वाले वर्ल्ड कप फिक्सचर्स और ग्रुप्स का, जिसका हमारे पास एक आइडिया आया है कि कौन से ग्रुप्स होने वाले हैं। तो उस पर हम एंड में एक चर्चा करेंगे। और वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो ऑक्शन है इस थर्सडे, उस पर भी हमारी नज़र रहेंगी। तो सबसे पहले चालू करते हैं गुवाहाटी का ऐतिहासिक वेन्यू, जहाँ पे पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है गुवाहाटी के लिए। तो मैं उसका संक्षिप्त में हाल चाल बता दूं। तेम्बा बबुआ ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और अफ्रीका ने 489 बनाए मुत्तुस्वामी के 100 और मार्को यानसन के 90 प्लस के बदौलत। उसके अलावा हैंडी कंट्रीब्यूशन था सभी का। और जवाब में भारत की टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई और 201 पे ही सिमट गई। बहुत ही शर्मजनक परफॉर्मेंस कहना इसको बिल्कुल जायज़ होगा। और बबुआ ने फॉल ऑन एनफोर्स नहीं किया और तीसरा दिन ख़त्म होते होते अफ्रीका ने और 25-30 रन बना लिए हैं। तो 314 की लीड हो चुकी है इस समय और अभी 2 दिन बाकी हैं। तो पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका डोमिनेट कर रही है। तो मैं स्वागत करता हूं पुनीत और आपके विचार सुनता हूं इस ऑनगोइंग टेस्ट मैच पे। अब क्या कहा जाए ऑनगोइंग टेस्ट मैच का, मतलब इतना अगर ऐसी सिचुएशन अगर इंग्लैंड में होती तो हम कह सकते थे कि भाई नई टीम है और बाहर गई है और उनके मुताबिक कंडीशंस नहीं है इसके लिए खराब खेले। लेकिन आप घर पे खेल रहे हो, आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। आपको फास्ट खेलना है, आपको स्लो खेलना है, आपको स्पिन खेलना है, आपको फास्ट खेलना है, फास्ट बॉलर्स को खेलना है आपको। अब तो मेरे को लग रहा है कि क्यूरेटर्स भी कंफ्यूज हो गए कि उनको पिच कैसी बनानी है। उनको फ्लैट ट्रैक बनाना है कि रैंक टर्नर बनाना है कि ग्रीन पिच बनानी है, क्योंकि हम तो मेरे को दिख रहा है कि हम किसी पे भी हम नहीं खेल पा रहे हैं। ये अब पिच का और कंडीशंस का तो अब खेल रह ही नहीं गया है, ये पूरा माइंडसेट पे चला गया। मेरे को लग रहा है कि इनका पूरा माइंडसेट ही ऐसा हो गया कि हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, हम अच्छा नहीं खेल पाएंगे। नो डाउट साउथ अफ्रीका काफी अच्छा क्या कहते हैं प्रिपरेशन करके आई है। और जैसे मुझे तो अभी तक लग रहा था कि मुत्तुस्वामी को प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है तो खाली उनके बॉलिंग की वजह से मिला है। लेकिन इस टेस्ट मैच में उन्होंने बताया कि भाई वो बॉलर ही नहीं, उनकी बैटिंग कैपेबिलिटी भी काफी अच्छी है। और मतलब मैं 2-3 दिन से बिजी हूँ तो मैंने तो एक भी बॉल देखा नहीं है इस मैच का, लेकिन कह सकता हूँ कि काफी अच्छे प्लेयर है और बैटिंग उनकी इस हद तक है कि जब आपने 5-6 विकेट 250 रन पे गिर गए थे उनके, उसके बाद भी 500 के करीब पहुंचना और सेंचुरी लगाना। फिफ्थ या सिक्स डाउन आए थे वो शायद। और नीचे से हाँ, और मार्को यानसन का तो हमको पता है कि वो ऑलराउंडर है, उनको खिलाया काफी नीचे जाता है, लेकिन वो उनकी बैटिंग कैपेबिलिटी के बारे में हमको पता है। तो इंडियन बॉलर्स को एक तो उनका पहले से प्रॉब्लम रहा है कि वो नीचे के प्लेयर्स को वो आउट नहीं कर पाते जो टेल है, और इस मैच में वापस वही चीजें हुई। तो चलिए उसको तो लेट गो करते हैं कि चलो ठीक है, आपने रन दे दिए, 489 रन बना दिए, आपने पिच अच्छी बनाई होगी बैटिंग के लिए, तो जिसकी वजह से उनके अच्छे रन बने। लेकिन बैटिंग में क्या हो गया मतलब चलो ठीक है, आप स्पिन नहीं खेल पाते, लेकिन यहाँ तो आप मार्को यानसन को भी नहीं खेल पाए, आप उसके ऊपर भी आउट हो गए। तो अभी मैंने जैसे कहा कि मैंने मैच नहीं देखा है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो स्कोर कार्ड के ऊपर ही बोल रहा हूँ। कैसी बॉलिंग थी साउथ अफ्रीका ने, या फिर पिच कैसी थी या क्या था, वो सब के बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप इंडिया में खेल रहे हैं और इंडियन कंडीशंस में खेल रहे हैं और ऐसी टीम आई है जो मतलब जिसका रिकॉर्ड पिछले 15-16 साल 20 साल में इंडियन कंडीशंस में अच्छा नहीं रहा है, और वो अचानक से इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, ना ही रैंक टर्नर्स पे ऐसे नॉर्मल पिच पे भी, न्यूट्रल पिच पे भी, तो कुछ ना कुछ तो आपको थिंक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। अब मुझे नहीं लग रहा कि ये पिच पे है या कुछ पे, अब माइंडसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। अब माइंडसेट ही अब हमारे प्लेयर्स का थोड़ा बदलने की जरूरत है। इनको कुछ थेरेपी सेशंस या जो भी है वो मुझे नहीं पता वो क्या करना है, लेकिन उनको अब मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मेंटली बहुत वीक हो गए हैं ये मैचेस हार के, इसके लिए ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है। बाकी आपने मैच देखा है, आप थोड़ा मैच के बारे में बताइए कि कैसे पिचेस रहे, कैसी बॉलिंग हो रही है, कैसी बैटिंग हो रही है, वो तो उस पर थोड़ा आप नजर डालिए।
जी हाँ, बिल्कुल मैंने काफ़ी ये मैच फ़ॉलो किया है। डे 1 तो मैंने पूरा देखा है और डे 2 और डे 3 भी मैंने मोर देन 50% देखा है। तो मैं भी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पिच को मैं ब्लेम करूँगा, पिच में कोई भी डिमंड्स नहीं है। अफ्रीका ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और काफ़ी स्टनर्स किए। अगर आप देखोगे विकेट की हाइलाइट्स 2 या 3 स्टनिंग कैचेस थे, जो आप अफ्रीका की टीम से एक्सपेक्ट भी करते हो। उसके सामने अगर मैं भारत को कंपेयर करूँ तो भारत ने रेगुलेशन तो नहीं मगर काफ़ी डिसेंट से कैचेस भी ड्रॉप किए हैं। मेरे को केएल राहुल का याद आता है, मेरे को पंत का स्टंपिंग याद आता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो फील्डिंग में तो डिफरेंस है, मगर सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपने सही पकड़ा है कि मेंटालिटी का डिफरेंस है। इस बार आप पिच को भी ब्लेम नहीं कर सकते, कोई एक्सेसिव टर्न नहीं हुआ है, ना ही कोई एक्सेसिव स्विंग या मूवमेंट मिला है। जस्ट एक गुड टेस्ट मैच बॉलिंग विकेट थी और अच्छी ओपनिंग के बाद पूरी तरह लड़खड़ा गई। 60 के शून्य के बाद 120 पे 7 हो गया। वो तो सुंदर और कुलदीप की वजह से मैं कहूँगा कि हमने 200 क्रॉस किया और थोड़ा सा डिले किया इनएविटेबल को, नहीं तो एक समय तो लग रहा था कि हम शायद 130 135 पे ही बिखर जाएंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी, एक तो मैं अनिल कुंबले और चेतेश्वर पुजारा का मैंने काफ़ी लंबा एक कमेंट्री स्टेंट सुना और मैं काफ़ी हद तक एग्री हूँ कि आप इतना चॉप एंड चेंजेस नहीं कर सकते। अभी आपने एक या 2 वीक पहले आपने कहा कि साई सुदर्शन आपके नंबर 3 खिलाड़ी हैं, फिर आपने अचानक उनको कोलकाता में ड्रॉप कर दिया, सुंदर को ऊपर लाए। सुंदर ने वहाँ अच्छा खेला, अचानक से दूसरे टेस्ट मैच में सुंदर फिर से नंबर 8 पे आ गए हैं। और ऑलराउंडर्स का जो स्वैप चालू है वो तो चालू ही है। इवन वनडे की टीम भी अनाउंस हुई, उस पर हम बाद में आएंगे। उसमें भी अगेन आप देखो कि तो अक्षर पटेल को जगह नहीं मिली, अब जडेजा को मिली है। तो बहुत ही चॉप एंड चेंजेस हो रहा है मेरी लाइकिंग के लिए, जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम को स्टेबिलिटी देती है। तो आई थिंक गौतम गंभीर में वाइट बॉल का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, मगर उनके रेड बॉल के क्रेडेंशियल्स को डेफिनेटली मैं तो चैलेंज होते हुए देख रहा हूँ। बॉर्डर गावस्कर सीरीज हो या न्यूजीलैंड के साथ वाइट वॉश हो, और अभी हम लोग दहलीज पे खड़े हैं। आई थिंक दक्षिण अफ्रीका भी हमको वाइट वॉश करके जा सकता है या वर्स्ट केस में 1-0 से जाएगा, ऐसा प्रतीक हो रहा है। अब हमको तो नहीं लग रहा कि हम ये सीरीज ड्रॉ कर पाएंगे। आई थिंक वो तो रूल्ड आउट हो गया है। तो खाली यही देखना है कि क्या आप ड्रॉ कर पाएंगे या नहीं। आई थिंक वही एक उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को भी मैं ब्लेम करूँगा। शुभमन गिल नहीं है मुझे पता है, और अभी 3 या 4 बड़े खिलाड़ी रिटायर हुए हैं, मगर आपको जैसा आपने कहा कि अगर ये स्कोर इंग्लैंड में होता, साउथ अफ्रीका में होता या ऑस्ट्रेलिया में भी होता तो ठीक है, चलो आप मान सकते हैं कि ट्रांजिशन में है टीम। मगर होम पे अगर आप नहीं खेल पा रहे तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिन खेलने की क्षमता पे ही प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं, लगी ही गए। आई थिंक अब तो कोई सवाल ही नहीं है उस पर। तो हम देखते हैं ये कैसा टेस्ट मैच पैन आउट होता है। अभी भी आपके पास एक आउटसाइड होप है कि एटलीस्ट आप ड्रॉ करके एक कुछ सेल्वेज करो इस सीरीज से, डब्ल्यूटीसी के भी कुछ पॉइंट्स लो। ड्रॉ कैसे करेंगे वो बताइए, ड्रॉ कैसे करेंगे? आज तो आज कितना 2 दिन खत्म हुआ, 3 दिन खत्म? 3 दिन खत्म हुआ। हाँ ठीक है। गुवाहाटी में मैच है तो जनरली क्या होता है, गुवाहाटी में आप 80 ओवर ही देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पे बेड लाइट्स आ जाती है। तो आपके पास टेक्निकली 20 ओवर तो आप वैसे भी कम होंगे, तो 160 ओवर हैं और मेरे हिसाब से 30 ओवर अफ्रीका खेलेगा। तो आपको 130 ओवर नेगेट करना बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर आई थिंक यही चैलेंज से आप अपने आप को उभार सकते हैं। एटलीस्ट एक कोशिश होनी चाहिए। आई नो डे 4 डे 5 की पिच और डिफिकल्ट होगी, तो इस पे हम निगाहें रखेंगे। मगर एक अच्छी खबर है कि अब टेस्ट मैच भारत के थोड़े कुछ अंतराल तक नहीं है। जो मैंने स्केड्यूल देखा है, अब हमारा अवे टूर आई थिंक होगा समवेयर नेक्स्ट जुलाई या अगस्त में। वो भी हम आई थिंक यहाँ जाएंगे श्रीलंका। तो कंपैरेटिवली फिर से नो डाउट स्पिनिंग पिचेस आएंगी, मगर 7-8 महीने हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि रणजी में हुए परफॉर्मेंस और एक टीम मैनेजमेंट का एक नया रोड मैप आना चाहिए उस सीरीज़ में, क्योंकि उसके बाद आपको न्यूजीलैंड जाना होगा और फिर ऑस्ट्रेलिया भारत आएगी। तो अभी भी 3 इंपॉर्टेंट सीरीज़ बाकी हैं इसके बाद डब्ल्यूटीसी में। फाइनल के राह तो बहुत मुश्किल दिख रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका अभी तो मेरे को क्लियर फेवरेट लग रहे हैं, बट लेट्स सी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं डाउन अंडर। और एक बहुत ही रिवेटिंग टेस्ट मैच देखा, मगर बहुत ही शॉर्ट टेस्ट मैच। आपने कभी सोचा था 2 दिन में एशेज का टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा? मतलब एशेज का तो जैसे हमने देखा है, क्योंकि वहां पे इंग्लैंड में हम गए थे तो इंग्लैंड में सारे टेस्ट मैचेस 5 दिन चले थे हमारे इंडिया के अगेंस्ट जो है। और ऑस्ट्रेलिया में भी पिचेस इतनी खराब तो बनती नहीं है कि आपका मैच 1 या 2 या 3 दिन में खत्म हो जाए। लेकिन ये जो हुआ था, ये जो अभी इस मैच में हुआ, ये काफी मतलब शॉकिंग था एक तरह से देखा जाए। लेकिन अब क्या कहें, अब ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी होगी इसके अंदर, क्योंकि वो पहले इनिंग्स में इतना पीछे होने के बावजूद तो दूसरे इनिंग्स में उन्होंने
जो चेंज किया और हेड को ओपन करने के लिए भेजा, तो मतलब वो गेम वहीं पे खत्म कर दिया उन्होंने। और उन्होंने भी, हेड ने भी ज्यादा टाइम लगाया नहीं, उन्होंने एक ही सेशन में जितना रन चाहिए था उतना खत्म कर दिया। मतलब ये काफी शॉकिंग था कि 2 दिन में तो मतलब ठीक है, 2 दिन में आप क्या कहते हैं, एकदम रैंक टर्नर पे भी आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि 2 दिन में मैच खत्म हो जाए, रैंक टर्नर या एकदम फुल ग्रीन पिच पे भी। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये इतनी ग्रीन पिच थी या फिर ऐसा कुछ था इसमें जो ये 2 दिन में खत्म हो गया। लेकिन ठीक है, होता है। हमें क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, हमें शॉकिंग रिजल्ट्स मिलते रहते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये उन्हीं में से एक मैच था, तो इसमें किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, बस ये था, एक हो गया वैसा, आप क्या कहेंगे? मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत डिमोरलाइजिंग रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड ने 170 बना के ऑस्ट्रेलिया को 130 पे रोक दिया, तो 40 की लीड हुई और इंग्लैंड दूसरे दिन के लंच पे गया था 100 रन के लीड के साथ, 1 विकेट ही गया था उनका। तो मुझे ऐसा लगा कि इंग्लैंड के पास एक गोल्डन मौका था, 250-300 का टारगेट देता और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से डिमोरलाइज हो जाती, बट वहाँ पे सिर्फ 200 का टारगेट दिया और हेड ने उसको बहुत ही शॉर्ट बना दिया। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अब ये टेस्ट सीरीज बहुत ही वन साइडेड ना हो जाए, क्योंकि अगला टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ है वो है डे नाइट टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में। इस बार फॉर अ चेंज ब्रिस्बेन होस्ट करेगा डे नाइट टेस्ट मैच, एडिलेड नहीं। तो जनरली अगर इंग्लैंड ये टेस्ट जीत के जाता, तो अगर डे नाइट टेस्ट हारता तो भी 1-1 रहता, मगर अगर अब डे नाइट हार गया तो 2-0 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि टाइम इज रनिंग आउट फॉर दिस इंग्लैंड साइड। और अभी जो और इंग्लैंड की ये स्टोरी पिछले 10-15 साल से हम यही देखते आ रहे हैं। जब भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, हाँ, जो सॉरी एलिस्टर कुक की जो टीम गई थी, उन्होंने 2-1 से हराया, 3-1 उसके बाद से, हाँ सॉरी 3-1 से हराया, और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड एक मैच भी नहीं जीत सकी। और हम हर एसेस जो ऑस्ट्रेलिया में होता है उसमें हम यही आस लगा के बैठते हैं कि भाई इस बार इंग्लैंड कुछ अच्छा करेगी, इस बार इंग्लैंड। और चलो ठीक है, अभी तक तो इंग्लैंड का कोई अप्रोच नहीं था, बट जब से बेसबॉल शुरू हुआ है तब से हम और एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन लास्ट भी जो सीरीज हुई थी वो आई थिंक बेसबॉल के एरा में हुई थी शायद, क्या ये पहला है? नहीं, वो इंग्लैंड में हुआ था, मगर उसमें इंग्लैंड ने एक अच्छा कमबैक किया था 2-0 से। उसमें मैं ऑस्ट्रेलिया के एसेस की बात, जो ऑस्ट्रेलिया में एसेस हुए हैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, वो शायद बेसबॉल से पहले लास्ट सीरीज थी, जिसमें आई थिंक अपने जो रूट कैप्टन थे, और उसके बाद जो रूट कैप्टन स्टोक्स और हाँ, तो जब भी आती है हम आशाएं लगा के तो रहते ही हैं कि भाई इंग्लैंड इस बार कुछ अच्छा करेगी, लेकिन इंग्लैंड हमेशा हमें, मतलब कहते हैं, हमें डिसअपॉइंट करती है, लेकिन वो खुद को डिसअपॉइंट नहीं करती, मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप जो ऐसे इंग्लैंड में होते हैं, इस लास्ट 2 ऐसे देख लीजिए, उसमें भी आपको ऐसा दिखेगा कि इंग्लैंड जो है वो 2-0 से पीछे है, और लास्ट 3 मैच में उन्होंने कमबैक किया और सीरीज को ड्रॉ किया है। तो देखा जाए तो पिछले काफी साल से ऐसे जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास ही पड़ा हुआ। तो यही है, इंग्लैंड जो है वो मतलब अपने धरती पे भी वो ठीक नहीं कर पा रहा है, वो मतलब सीरीज ड्रॉ ही कर पा रहा है। तो बाहर जाके इंडिया के साथ है, हाँ, बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में जीतना, मतलब एक मैच जीत जाए वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे तो ऐसा लगता है। और अभी तो मैं इनकी थोड़ी टेंशन और बढ़ाने की बात कर रहा था कि जो खबरें आ रही हैं, पैट कमिंस हैज स्टार्टेड टू बॉल, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म किया है कि शायद वो दूसरे टेस्ट मैच में अवेलेबल हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इंग्लैंड की मुश्किलें कम तो नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि कमिंस ना सिर्फ एक अच्छे गेंदबाज हैं, एक अच्छे लीडर हैं, मगर लोअर ऑर्डर में आपको एक वो हैंडी कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। तो सो मच इन ट्रबल फॉर इंग्लैंड एट दिस स्टेज। आइडियली आज एशेज का चौथा दिन होना चाहिए था, मगर 2 दिन में खत्म हो गया। वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एशेज टेस्ट मैच। मैं संक्षिप्त में समरी दे देता हूँ। इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग किया और 172 ही बनाई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने स्टोक्स के शानदार स्पेल के सामने 130 के आसपास ही ऑस्ट्रेलिया सिमट गया, मगर तीसरी इनिंग में इंग्लैंड ज़्यादा टारगेट दे नहीं पाया। एक समय 100 पर 1 था, तब अच्छा लग रहा था, मगर फिर इंग्लैंड स्ट्रगल किया और 202 का ही टारगेट दिया, जिसको ट्रेविस हेड ने ओपनिंग करते हुए काफ़ी आसानी से चेस कर दिया। तो ये है अभी फिलहाल एशेज की कहानी। फिलहाल और 4 टेस्ट मैच बाकी हैं। हमें लग रहा है कि ये भी वन वे हो सकता है, मगर हम लोग फिर भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि एक उम्मीद रहती है एशेज में, और वही उम्मीद के सहारे हम लोग रहेंगे। तो एशेज से इंग्लैंड के लिए अच्छी खबरें नहीं है, इंडिया अफ्रीका से अपने लिए अच्छी। और ऐसा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एशेज से इंग्लैंड के लिए अच्छी खबरें तो नहीं है, लेकिन ये मैच से ऑस्ट्रेलिया के लिए भी देखा जाए तो फाइनेंशियली अच्छी खबर नहीं रही, उनका काफी लॉस हुआ।
क्योंकि जो भी भले दो दिन हुए, 2 दिन हाउसफुल रहे थे, लेकिन जो 3 दिन का जिन्होंने भी टिकट्स लिए थे उसको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में उनको रिफंड देना पड़ा, जिसकी वजह से उनको काफी लॉस हुए। तो अब अब ये भी देखना, ये भी एक हो जाता है कि भाई आप क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दोगे या फिर अपने फाइनेंशियल कंडीशन को। तो ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगा कि भाई आगे के जो मैचेस हैं जीते ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जाए चौथे 4 या दिन 5 दिन। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। आई थिंक और हम लोग भी यही चाहते हैं कि 2 दिन में तो कोई टेस्ट मैच ना ही खत्म हो। तो क्रिकेट लवर्स और ऑर्गेनाइजेशंस, आई थिंक सभी ये लोग चाहते हैं। तो फिलहाल हम लोग मूव ऑन करते हैं। कल एक बड़ा इवेंट है आईसीसी का। रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, एंजेलो मैथ्यूज और भी बड़े स्टार्स आएंगे। 6:30 PM IST को ऑफिशियल मेंस T20 वर्ल्ड कप का रिवील होगा, ग्रुप्स और मैचेस शेड्यूल और सब कुछ। भारत और श्रीलंका इसको को होस्ट करने वाला है। इंडिया में जो वेन्यूज शॉर्टलिस्टेड हैं वो है अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और 1 2 3, हाँ आई थिंक ये ही वेन्यूज हैं इंडिया की तरफ से। और श्रीलंका की तरफ से आपको कोलंबो हो गया, पालेकले हो गया और आई थिंक एक डम्बुला या हम्बंत होता है। इनमें से एक तीसरा वेन्यू शॉर्टलिस्ट करेगा आईसीसी। तो आई थिंक ऐसे 8 वेन्यूज में होंगे मैचेस। और जो ग्रुप्स के इन्फॉर्मेशन अनऑफिशियली हमारे पास हैं उसके हिसाब से भारत और पाकिस्तान फिर से एक ग्रुप में आएगा। मगर अच्छी बात यह है कि बाकी 3 टीमें जो भारत के ग्रुप में हैं वो नेदरलैंड, नामीबिया और यूएसए हैं, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस नहीं हैं। तो हर 5 में से 2 ही टीम आगे बढ़ेंगी। तो भारत और पाकिस्तान आप सोच सकते हैं कि बढ़ने चाहिए। और जो अनऑफिशियल न्यूज़ ये भी है कि भारत अपना कैंपेन यूएस के सामने शुरू करेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 8 फरवरी को। और 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज क्लैश कोलंबो में मिलेगा। और फिर बाकी के 2 मैचेस भी भारत खेलेगा। और इस ग्रुप के बारे में आपको क्या लगता है पुनीत? लास्ट टाइम भी इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए 3 तो आई थी, मगर फिर भी पाकिस्तान तो क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो अभी से तो हम नहीं बोल सकते पाकिस्तान के बारे में कि क्या होगा, मगर कैसा देख रहे हैं आप इस, अगर ये ग्रुप सही होता है तो? वापस हम एक्सपेक्ट करते हैं यूएसए से एक क्या कहते हैं उसे, यार मैं नाम हमेशा भूल, एक अपसेट हम वापस हाँ यूएसए करे, नेदरलैंड करे, और जैसे पाकिस्तान, नामीबिया करें, और जैसे पाकिस्तान को पिछले वर्ल्ड कप में निराशा हाथ आई थी, वैसे इस वर्ल्ड कप में भी मिले। अभी तक तो यही कह सकते हैं, बाकी जब आएगा तब बात करेंगे उसके बारे में। सही है। अनऑफिशियली बाकी 3 ग्रुप्स भी मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ये 3 साइड्स मिलेंगी आयरलैंड के साथ, और ओमान भी होगी। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट ग्रुप है, जहाँ जिम्बाब्वे और आयरलैंड आपको थोड़ा चैलेंज करेंगे। तो ये ग्रुप अच्छा होगा। उसके अलावा बाकी 2 ग्रुप भी अच्छे हैं। आई थिंक ग्रुप नंबर C में होंगे इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश, जो तीनों अच्छी टीमें हैं। उसके साथ साथ होंगे नेपाल और इटली, वो आर मेकिंग देयर डेब्यू। तो ये एक और ग्रुप है जो पोटेंशियली टफ हो सकता है। और ग्रुप D में होगा साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान। तो अनदर 3 डिफिकल्ट टीम्स, उसके साथ यूएई और कनाडा। तो ये 4 ग्रुप्स होंगे, ग्रुप A B C D। उसके बाद प्री टूर्नामेंट की जो सीडिंग्स होंगी उसके हिसाब से सुपर 8 में टीमें जाएंगी, जहां वो एक और बार 3 मैच खेलेंगी, और फिर सेमीफाइनल और फाइनल अभी 8 मार्च को अहमदाबाद में स्लॉटेड है। और अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है, अभी तो हमें फर्स्ट राउंड का भी नहीं पता, मगर अगर वो फाइनल में क्वालिफाई करता है तो वो फाइनल फिर कोलंबो में खेला जाएगा। तो इतनी न्यूज़ है हमारे पास वर्ल्ड कप की। जल्दी से आपसे जान लेता हूँ, आपको लगता है T20 में अपनी टीम सेटल्ड है या कोई अभी भी लूप होल्स आपको दिख रहे हैं? T20 में टीम तो सेटल आप कह सकते हैं, क्योंकि एशिया कप तो हम जीते थे अच्छी तरह से। ऑस्ट्रेलिया में भी हम जीते थे, लेकिन यही है कि काफी चॉप एंड चेंजेस नहीं करने चाहिए। जो एशिया कप की टीम थी उसी टीम को लेके आगे बढ़ना चाहिए। बस खाली क्या है कि आपका, और हाँ इंडिया में हो रहा है तो यहाँ पे भी मतलब स्पिनिंग कंडीशंस ही है, और एशिया कप भी जहाँ हुआ था वहाँ पे भी स्पिनिंग कंडीशंस ही थे। तो मुझे अगर कोई इंजरी नहीं होता या फिर कोई मतलब ऐसे कोई मेजर कंसर्न नहीं होता तब मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज करने की जरूरत है। सेम टीम सेम कॉम्बिनेशन ही अगर जाए वर्ल्ड कप में तो हमारे लिए बेटर है। और प्रिपरेशन भी अच्छा है। आप 10 T20 खेलेंगे अभी भी, और वार्म अप्स अलग खेलेंगे, तो आपके पास रफली 12 मैचेस या 13 मैचेस होंगे अपना कॉम्बिनेशन और वो फाइनल करने के लिए। तो फिलहाल तो सब चीज़ें सही हैं। बस आई थिंक हमें शुभमन गिल और इनकी हुई इंजरीज पे थोड़ा देखना होगा।
इस वीक आपको अफ्रीका और इंडिया का ओडीआई सीरीज भी स्टार्ट होगा, उसकी टीम अनाउंस हो गई है। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर एज एक्सपेक्टेड मिसेस आउट ड्यू टू देयर रेस्पेक्टिव इंजरीज, तो इन दोनों के एब्सेंस में केएल राहुल विल लीड द साइड और यशस्वी जायसवाल अब आप उम्मीद करते हैं कि विल ओपन, और ऋतुराज गायकवाड़ इज नाउ द बैकअप ओपनर। और मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए अभी आपके पास ऋषभ पंत की वापसी हुई है और तिलक वर्मा की वापसी हुई है, तो इन दोनों में से एक आपको खेलते दिखेंगे श्रेयस अय्यर की जगह, और इसके अलावा आई थिंक अक्षर की जगह जडेजा आ गए। तो हाउ डू यू सी ऑल दिस चेंजेस एंड केएल राहुल लीडिंग एक्सपेक्टेड था या आपने कुछ और सोचा था? जब भी हमारे पास कैप्टन या कुछ उपलब्ध नहीं होता, या फिर हमारे विकेट कीपर नहीं होता, हमारे पास नंबर 4 नहीं होता, तो हम घूम फिर के जाते हैं राहुल के पास। चाहे वो राहुल द्रविड़ तो पहले थे और केएल राहुल हो गए हैं। तो केएल राहुल सबसे सीनियर मेंबर है रोहित कोहली के बाद, अगर ओडीआई सेटअप की बात की जाए तो काफी सही डिसीजन है, क्योंकि जब रोहित और विराट भी थे कैप्टन, तभी भी अगर उन दोनों में से कोई अवेलेबल नहीं होता था तो हम केएल राहुल के पास ही जाते थे। तो केएल राहुल को एक तरह से देख लीजिए कि उनको कुछ भी बोला जाए वो हमेशा वही दिखते हैं, चाहे आप कैप्टनसी रोल ले लीजिए या फिर और भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, आपको हमेशा केएल राहुल एक ऑप्शन है आपके पास। तो ये एक अच्छी खबर है केएल राहुल के लिए। अगर वो केएल राहुल कुछ अच्छा करे, इसके अंदर कुछ अपने अच्छे के, तो क्या पता टीम मैनेजमेंट आजकल उनका विचार काफी चेंज हो रहा है, तो क्या पता इसमें इस सीरीज के बाद चेंज हो। हालांकि वो बात की बात है, लेकिन जो डिसीजन है उनको कैप्टन बनाने का वो काफी सही डिसीजन है। चलिए, इंडिया अफ्रीका की ओडीआई सीरीज पे हमारा ध्यान रहेगा, संडे से स्टार्ट होगी और टेस्ट मैच में मिली सेटबैक्स के बाद अब उम्मीद करते हैं कि भारत वापसी करेगा, रोको भी वापस आ जाएंगे, तो सबकी निगाहें उन पे रहेंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहेगी, स्पेशली कंसिडरिंग कि 2027 में हमें अपना कॉम्बिनेशन देखना है। तो एक और अपडेट है कि WPL का ऑक्शन भी इसी वीक स्लॉटेड है, थर्सडे नवंबर 27 को होगा 3:30 PM। तो इस पे भी हमारी निगाहें रहेंगी। वुमेन्स में फर्स्ट टाइम ऑक्शन होगा। सम ऑफ द मार्की प्लेयर्स जो फर्स्ट लिस्ट में आएंगी उसमें से दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, साउथ अफ्रीका की कैप्टन लॉरा वुल्फर्ड, एलिसा, तो ये सारी काफ़ी बड़े खिलाड़ी। मैगलैनिंग भी आई थिंक मार्की लिस्ट में है और सोफी एक्लेस्टन भी है, तो काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा इस मार्की लिस्ट में एज वेल एज अदर प्लेयर्स में, जिसमें हमारी निगाहें रहेंगी। और एक बार टीम्स आ जाती हैं तो हम लोग देखते हैं कि कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है टूर्नामेंट के पहले। तो अभी वुमेन्स क्रिकेट में भी काफ़ी रुचि है लोगों की, थैंक्स टू दी अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय आवर गर्ल्स। तो हम लोग भी इस पर टोटली अपनी निगाहें रखेंगे। तो एनी अदर थिंग्स बिफोर वी क्लोज आउट, आर वी मिसिंग एनी अदर डिटेल्स? जो मेन मुद्दे थे हमने तो उस पर डिस्कस कर लिया। एक आउटसाइड जो न्यूज है क्रिकेट में ही, और इंडिया के लिए अच्छी न्यूज थी कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड वुमेन पहली बार खेला गया और उसके चैंपियंस इंडिया ही हुई है। तो इंडियन वुमेन्स के लिए ये काफी, मतलब ये साल जो है वो काफी अच्छा रहा है। वर्ल्ड कप तो हम जीते ही थे, और हम ब्लाइंड्स T20 वर्ल्ड कप जो पहली बार हुआ उसमें भी हम चैंपियंस रहे। तो हेड्स ऑफ टू अवर गर्ल्स, और उसके लिए ताली बजानी चाहिए। और दूसरी न्यूज ये है कि एशिया कप इमर्जिंग एशिया कप टूर्नामेंट चल रहा था, तो उसके अंदर काफी मतलब उलट न्यूज आई है कि पाकिस्तान वो टूर्नामेंट जीत गया है और इंडिया फाइनल में भी नहीं आया था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फाइनल में हरा के वो वाला जो सीरीज है वो अपने नाम किया। तो पाकिस्तान के लिए कहीं से कुछ अच्छी खबर मिली है क्रिकेटिंग वो भी में। तो पाकिस्तान आई थिंक 120 क्रिकेट भी सुपर ओवर में गया था। 120 से तो सुपर ओवर में गया, तो थोड़ी बहुत अच्छी खबर हमारे पड़ोसियों को भी मिली है। तो चलो उनके लिए भी उनको भी कांग्रेचुलेशन बोल देते हैं, और हम इसी पे अपना जो वीकली चर्चा है उसको खत्म करेंगे और हम आएंगे अपने लास्ट वीक के ट्रिविया पे। तो ट्रिविया ये था कि आईपीएल में अभी तक कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेला है अपना आईपीएल। तो धवल आप बताना चाहेंगे इसका आंसर? जी बिल्कुल, आई थिंक ये आप विराट कोहली तो काफी ऑब्वियस है, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह तो लोगों को याद रहते ही हैं, तो उसमें नो सरप्राइजेस। सुनील नारायण एक ऐसा नाम है जो इतना याद में नहीं आता, आपको सोचते हैं कि शायद किसी से खेले हो, मगर वो भी सिर्फ कलकत्ता के लिए खेले हैं। और चौथा नाम आई थिंक आई एम श्योर मोस्ट
cannot guess is Arshdeep Singh. He has only played for Punjab Kings. So these are the only 4 names in the history who has only represented one IPL franchise team. तो they are these 4 people. और अब हम लोग इस वीक का ट्रिविया पूछ लेते हैं. सिंस एशेस का एक सेंसेशनल हमें 100 मिला ट्रेविस हेड का, तो एशेस का ही सवाल पूछूंगा कि विच इज द फास्टेस्ट 100 फ्रॉम एनीवन इन्वॉल्व्ड इन एशेस. तो क्या आपको लगता है ट्रेविस हेड का ही सेंचुरी हाई फास्टेस्ट था या इससे भी फास्ट बना है? तो आप हमारे ये तो देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा. ऐसे से तो वेरी लॉन्ग हिस्ट्री, तो 130 प्लस ईयर्स आपको देखना पड़ेगा. मगर मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये वाला 100 डेफिनेटली टॉप 5 में था. बट हाँ, फास्टेस्ट है कि नहीं आप मुझे हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. तो ठीक है, आज के लिए इतना ही. काफ़ी एक्साइटिंग वीक है ये, विद ऑल दी अनाउंसमेंट, ऑप्शंस, न्यू सीरीज स्टार्टिंग. तो हमारी निगाहें रहेंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहना. धन्यवाद, नमस्ते. थैंक यू सो मच.